नमस्कार दोस्तों। आज ज्योमेट्री हम जो पढ़ रहे थे उसकी अगली कड़ी में त्रिभुज से रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ रहे थे। पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कैसे बनता है, उसकी रचना के क्या प्रतिबंध हैं, कब रचना होगी, फिर उसके प्रकार कैसे थे, कब न्यूनकोण होगा, कब अधिक कोण होगा, इस प्रकार की सारी चीज़ें आपने देखी हैं। अभी लास्ट टाइम आप पढ़ रहे थे त्रिभुज की समरूपता एवं सर्वांग क्षमता। तो अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज से रिलेटेड संबंध कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इससे पहले मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज बता दूं। कल हम पढ़ रहे थे समरूपता। भाई समरूपता एवं सर्वांग क्षमता पे आपने टॉपिक लास्ट वीडियो आपने देखा होगा। समरूपता एवं सर्वांग क्षमता, समरूपता एवं सर्वांग क्षमता ये पढ़ रहे थे हम। तो समरूपता एवं सर्वांग क्षमता कहती है जो आकृतियां समरूप हैं उनका एक जैसा रूप होगा, और एक जैसे रूप होने के साथ साथ यदि उनकी माप भी बराबर थे वे सर्वांगक्षम होंगे। इसमें तो सब कुछ 1:1 था। 1:1 का मतलब सारे आपस में CPCT का जो रूल होता है एक तरह से corresponding parts of congruent triangle is equal to each other, यानी corresponding parts of congruent triangle is equal to each other, यानी सर्वांगक्षम त्रिभुजों के संगत भाग सदैव समान होते हैं। तो संगत भाग का मतलब पार्ट्स, corresponding पार्ट संगत भाग यानी कोण के संगत कोण बराबर होगा, भुजा की माप के बराबर होगी, क्षेत्रफल के बराबर होगी, सारी चीजें नहीं वो तो 1:1 में रहेंगी, बराबर होगा। अच्छा, समरूपता में क्या होता है, यदि जो आकृतियां एक जैसी दिखती हैं, समरूप का मतलब होता है एक जैसा रूप। मैंने बताया था दो वृत्त सदैव समरूप होते हैं, दो वर्ग सदैव समरूप होते हैं, दो घन जो हैं वो सदैव समरूप होते हैं, मान लीजिए दो गोले जो हैं वो भी सदैव समरूप होते हैं। इस प्रकार ये चीजें मैं डिस्कस कर रहे थे हम लास्ट वीडियो में। तो जो समरूप आकृतियां होती हैं उनकी लंबाई में एक निश्चित अनुपात पाया जाता है, उनकी लंबाई में एक निश्चित अनुपात पाया जाता है। जो आकृतियां समरूप हैं उन आकृतियों की लंबाई में एक निश्चित अनुपात पाया जाता है, चाहे वे दो त्रिभुज क्यों ना हो, चाहे वे दो वर्ग क्यों ना हो, वर्त क्यों ना हो। तो जो समरूप आकृतियां होती हैं उनकी लंबाई में एक निश्चित अनुपात पाया जाता है भाई। अच्छा, जो अनुपात उनके लंबाई में होता है वही अनुपात उसके परिमाप में होता है भाई, यानी परिमाप का अनुपात वही होगा दोनों आकृतियों का जो उनकी लंबाई का एक निश्चित अनुपात है। अगला फंक्शन जो था वो याद रखिए, यदि आपसे इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ ले, कई बार सवाल आते हैं भाई, छोटे छोटे जनरल कंपटीशन की बात करो तो बहुत बार अमूमन ये सवाल पूछा ही जाता है। तो जो समरूप आकृति उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा उनकी लंबाइयों के अनुपात का वर्गानुपात। जैसे सवाल इस प्रकार आएगा, त्रिभुज ABC है, यहां से दिख नहीं रहा होगा भाई, त्रिभुज ABC सिमिलर है PQR के और इनकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है 2:3, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछ लेगा। तो यदि भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो इनके परिमाप का अनुपात भी 2:3 रहेगा, इनकी माध्यिकाओं वगैरह समस्त लंबाइयों का जो अनुपात रहेगा वो 2:3 ही रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो इनका वर्ग अनुपात यानी 4:9 हो जाएगा भाई। तो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा समरूप आकृतियों का वो इनका वर्ग हो जाएगा। अच्छा, यदि आपके पास आकृति 3 डायमेंशन है, 3D आकृति है, तो आप उसका क्या निकाल सकते हो, आयतन, वॉल्यूम। तो आयतन यदि आप निकालोगे, यदि कोई दो घनों का भुजाओं का अनुपात दे रखा है, दो घन सदैव समरूप होते हैं, दो गोले सदैव समरूप होते हैं, तो इनके लंबाइयों का अनुपात x/y है। तो ध्यान दीजिए द रेशियो ऑफ इट्स एरिया, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा x² आयतन का बात करें तो इसका क्यूब हो जाएगा भाई x³ अनुपात y³। ये सिंपल सी बातें आपको याद रखनी। एक छोटी सी बात जो समरूपता पे आधारित ये चीज थी, इसको आपको देखना है भाई। अच्छा, सवाल कैसे पूछेगा, कई बार सवाल पूछा जाता है दो घनों, अच्छा घन लिखेगा, घनाभ नहीं भाई, दो घनों की भुजाओं का अनुपात, दो घनों की, कई बार पूछा जाने वाला सवाल है, दो घनों की भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो इनके आयतनों का अनुपात बताओ। ये सवाल आ गया भाई, ये लो जी, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। सवाल देखिएगा, दो घनों की भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। यदि घन की भुजा का अनुपात 2:3 है, ध्यान दीजिए दो घन आपस में क्या होते हैं, समरूप, और जो आकृतियां समरूप होती हैं उनकी लंबाइयों का अनुपात यदि x/y है तो क्षेत्रफल में उनका वर्ग अनुपात होता है, और यदि आकृति 3 डायमेंशन है और उसका आयतन निकलता है तो आयतन में उसका क्यूब हो जाएगा भाई। तो 2:3 था, 2:3 भुजा का अनुपात है, आयतन का अनुपात करोगे तो 2:3 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। खूब बार पूछे जाने वाला सवाल है, कई बार उल्टा पूछ लेता है, आपको आयतन देके लंबाई पूछ लेगा तो आयतन का क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, स्क्वायर क्षेत्रफल देके लंबाई पूछ लेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा भाई। तो ये छोटी सी बात थी, बीच में मैंने बता दी, जनरल कंपटीशन में अक्सर इससे सवाल पूछे जाते हैं, दो गोले का दे देगा,
यानी सवाल आएगा दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात P अनुपात Q है, दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात P अनुपात Q है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो वहां क्या करना है भाई, त्रिज्याओं का जो अनुपात दे रखा है उसका स्क्वायर करोगे तो क्षेत्रफल आएगा, और उसका यदि आप क्यूब कर दोगे तो आपके पास आयतन आ जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। x/y उसका x स्क्वायर कब करना है। परिमाप की बात करें, भुजाओं की लंबाई के योग की बात करें, अन्य कोई लंबाई की बात करें, तो आपका अनुपात ये का ये रहेगा जो भुजा या त्रिज्या का अनुपात है। तो ये चीज़ आप टेक्स्ट बुक में अपने प्रश्न हल करते रहें, प्रश्न हल करने में आपको इससे सहायता मिलेगी। अभी हम टॉपिक चल रहा था हमारा त्रिभुज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कुछ एक प्रमेय पढ़ेंगे जो अक्सर कंपटीशन से रिलेटेड पढ़ेंगे। भाई हम यहाँ किसी प्रकार के प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है हमारा, कंपटीशन के दृष्टि से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार उसको कि वो याद रहे इस प्रकार से कि रट्टा ना मारना पड़े, इसलिए हम उसको प्रूव करेंगे एक बार। तो कुछ एक फंक्शन देखते हैं त्रिभुज से रिलेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका त्रिभुज से रिलेटेड आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय ये खूब बार कंपटीशन में पूछी जाने वाली चीज़ है। ऐसे प्रूव नहीं कराएगा। जब आपने बहुत पहले कक्षा 10 वगैरह में आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री, तो एक 6 नंबर का प्रमेय आया करता था जो सॉर्ट आउट, उस समय आपको बहुत टफ लगता होगा। अब बहुत ईजी चीज़ें हैं ये, एक बार समझ में बैठ जाएगा तो सिंपल चीज़ है। हालांकि यदि आपने समरूप में यहाँ लिख रहा हूँ, बेसिक नॉलेज क्या चाहिए आपको इन चीज़ों को, समरूपता आपने पढ़ी होगी। तो ये था, जैसे दो आकृतियाँ समरूप हैं, मान लीजिए यदि आकृतियाँ समरूप हैं तो इनके जैसे ABC है और PQR के समरूप है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा आपको क्या करना है, यदि ये बराबर हैं, एंगल बराबर हैं इसके और समरूप हैं, तो इनकी भुजाओं का अनुपात यानी AB बटा PQ इज इक्वल टू BC बटा QR इज इक्वल टू AC बटा PR, ये होता है। साथ ही इसका उल्टा, यदि दो कोण बराबर है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, और या फिर दो भुजाओं का अनुपात है या तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये क्या होंगे, समरूप होंगे। दो भुजाओं का अनुपात एक कोण, जो समरूपता के नियम आपने देखे थे। अच्छा, यहाँ यदि आपको लंबाई का अनुपात, हम कंपटीशन में ये पढ़ना आपको भाई, लंबाई का अनुपात x/y है तो क्षेत्रफल का अनुपात x² अनुपात y² रहेगा। बस ये चीज़ याद रखनी है, ये पूर्व ज्ञान है आपका जो पिछले वीडियो में आपने देखा था। अब हम आते हैं हमारे इस टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट, अब तक हम पिछले वीडियो पे आधारित जो चीज़ें थी उस पर डिस्कस कर रहे थे। तो टॉपिक है आपका आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। देखिए क्या होता है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, कुछ पुरानी चीज़ें भी हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे जो रिवाइज हो जाएगी। यदि आपके पास एक ट्राइंगल है, देखिएगा एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC है भाई, आपने क्या करना है, इसमें भुजा BC जा रही है, कोई भी एक भुजा, इसके समांतर एक रेखा खींचनी, यानी वो आप कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो तो पहले से खींची की चाहिए होगी, आप चिंता नहीं करें। जैसे हमने एक रेखा खींच दी है, ये लो जी, ये डॉट डॉट वाली एक लाइन है, लेकिन ये लाइन जैसे इसको यहाँ P पे काट रही है, यहाँ Q पे काट रही है, मीन्स PQ जो है वो समांतर है किसके, BC के। ये इस प्रकार की है ना भाई, एक बराबर वाले चिन्ह का ऐसे खड़ा, इसका मतलब होता है समांतर। तो PQ समांतर है BC के। अच्छा, PQ BC के समांतर है। अब यहाँ से जो मैं सिर्फ फैक्ट्स की चर्चा करूँगा, जो फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सवाल प्रमेय क्या थी आपकी, यदि किसी त्रिभुज की, मैं इसकी थ्योरी बोल के बताता हूँ आपको, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर इस प्रकार रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को किन्हीं बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो प्राप्त होने वाला छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप होता है। या फिर दूसरी बात, वह जो रेखा आपने खींची है, दूसरी बात यह कि जो रेखा आपने खींची वे दोनों भुजाओं को समान भागों में बांटती, समानुपातिक। मतलब यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा इस प्रकार खींची जाए जो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को विभाजित करे या प्रतिच्छेद करे, तो वह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी यदि यह हाफ हाफ करके गई है तो इधर भी यह हाफ हाफ करे, यानी आधा आधा, समझ रहे हो ना। यदि ये 2:3 में काट गई तो इधर भी 2:3 में, जिस अनुपात में इस भुजा को काटेगी उसी अनुपात में इस भुजा को ये काटेगी। ये होता है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा इस प्रकार खींची जाए जो उन्हें दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे, तो वह उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। यानी इसका और इसका जो रेशियो, वही रेशियो इसका और इसका रहेगा। ये होता है आपका आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। अच्छा, दूसरी बात
क्यों होता है ऐसा, क्यों करेगी ऐसा, प्रूव करने बैठे हम। तो देखिएगा ये दोनों क्या थे, समांतर रेखा थी ये, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये संगत कोण बन गए। संगत कोण आपने समांतर रेखाओं में पढ़ा होगा, बहुत सिंपल चीजें, यदि आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखते आ रहे हो वीडियो को तो। और इससे आपका दोनों का उभयनिष्ठ कॉमन एंगल है ही। तो त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC आप देख पा रहे होंगे दोनों सिमिलर हैं। तो यहां से क्या नतीजा निकला कि पहली बात तो ये कि AP डिवाइड बाय BP इज इक्वल टू AQ डिवाइड बाय CQ, यानी दोनों का अनुपात क्या रहेगा, समान रहेगा। जिस अनुपात में इसको काटेगी उसी अनुपात में इसको काटेगी। दूसरी बात, ये तो था आधारभूत समानुपात की पहली बात। दूसरी बात, कई बार लेवल 2 वालों के लिए मैं बता दूं, चित्र देख के ऐसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। इसका मतलब AP और CQ का जो गुणनफल आएगा ना, वो इन दोनों के गुणा के बराबर, यानी इन दोनों के गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर होता है। अच्छा, दूसरी बात यहां से निकल रही, ट्राइंगल APQ, छोटा त्रिभुज जो है सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, यानी छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप होगा। अब ये मेन बात है कि ये छोटे वाला त्रिभुज इस बड़े त्रिभुज के समरूप है। जब छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप है तो जाहिर सी बात है दो आकृतियां समरूप होंगे तो उनमें ये चीजें निकल के आएंगी, ये चीजें निकल के आएंगे। तो यहां से ये कंपटीशन के लायक सवाल जरूर बनेगा। देखिए क्या होगा यहां पे। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन था, दूसरा है एंगल P इज इक्वल टू एंगल B, और तीसरा हो गया एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q है आपका, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C। क्रम से लिख देता हूं भाई। अच्छा, अब इनकी भुजाओं का अनुपात, छोटे त्रिभुज की भुजा और बड़े त्रिभुज की भुजा का अनुपात, यह है मेन बात। यहां से AP डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू AQ डिवाइड बाय AC इज इक्वल टू, ये आ गया अब आपका PQ डिवाइड बाय BC। ये लो, ये अनुपात आपस में क्या रहेगा, समान। अच्छा, समान कैसे रहेगा, मैं आपको एक छोटी सी चीज और समझा दूं, यहीं पे लिख देता हूं। सपोज दैट ये PQ मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, ये P भुजा, P बिंदु ये, Q बिंदु ये, थोड़ा सा काम यहाँ कर लेते हैं। मान लीजिए ABC PQ ले लिया हमने, XY ले लेता हूँ कि ये टुकड़ा X है, ये टुकड़ा Y है। ये टुकड़े की बात कर रहा हूँ भाई, ये टुकड़ा Y है, ये टुकड़ा X है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ध्यान से समझिए, ये X है, ये Y है। तो ये XY है तो ध्यान से बात है, ये भी क्या रहेगा, XY, यानी ये टुकड़ा X और ये टुकड़ा Y। तो बताओ पूरा क्या रहेगा, X प्लस Y। यानी मान लीजिए भुजा की लंबाई, AB की लंबाई X प्लस Y थी, उसमें से X टुकड़ा ये गया, Y टुकड़ा ये गया, ऐसे काटा इसने। तो जिस अनुपात में इसको काटा है उसी अनुपात में X अनुपात Y में इसको काटेगी, X अनुपात Y में इसको काटा, X अनुपात Y में इसको काटेगी। अच्छा, तो छोटे त्रिभुज की भुजा तो क्या आ रही है, X। अब देख रहे हो बड़े त्रिभुज की भुजा क्या आ रही है, X प्लस Y, क्योंकि Y टुकड़ा, ये बड़े त्रिभुज में ये पूरी भुजा, देखो ये X है तो ये क्या रहेगा, X प्लस Y। ऐसा अनुपात यहां बनेगा भाई, X प्लस Y। ठीक है, ये तो किसका हो गया, लंबाई का अनुपात। और यदि आप बात करते हो इनके क्षेत्रफल की, तो ये जो अनुपात आएगा, इस अनुपात का आपको क्या लेना है, वर्गानुपात। ऐसा करने से इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात। देखिएगा ये छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ी सी आपको टफ लग रही होंगी। फैक्ट पे चर्चा करेंगे हम सीधा, आगे सवाल से मैं आपको समझा दूंगा। हम पढ़ रहे थे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा इस प्रकार खींच दी जाए जो इन दोनों को विभाजित करे तो समान अनुपात में विभाजित करती है। हमको इसके फैक्ट की बात थी क्योंकि हम कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं। तो प्राप्त होने वाला छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप होता है, ये बात आप अच्छे से गांठ बांध लीजिए। दूसरी बात, इनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समान होता है। कई बार फैक्ट पे आधारित सवाल पूछ लेता है, सीधा ये नाम देके तब आपको ऐसे करना है। एंगल्स की मैंने यहाँ चर्चा कर ही दी है। अब इसके अनुपात की बात करते हैं, तो यदि ये टुकड़ा X अनुपात Y में इसको काट रहा था, तो ये टुकड़ा X है तो ये पूरा जो होगा X प्लस Y होगा। यानी छोटे त्रिभुज की भुजा X को इंडिकेट करेगी तो पूरे बड़े ABC की भुजा को इंडिकेट करेगा X प्लस Y। तो इनकी भुजाओं का अनुपात आ गया X बटा X प्लस Y। तो ये तो हो गया इनकी लंबाइयों का अनुपात। ध्यान रहे, ये है इनकी लंबाइयों का अनुपात। यदि इनकी लंबाइयों का अनुपात ये आ रहा है, तो यदि आप इसके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेंगे तो वो इनका वर्गानुपात आ जाएगा। तो ये तो था आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का बेसिक नॉर्मल सा फैक्ट मैंने परिचय कराया है, ध्यान दीजिए, वरना ये काफी लेंदी, यदि हम इसको प्रूव करने बैठेंगे अन्य डिस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ेंगे तो इसमें काफी टाइम पर लगेगा। हम पढ़ रहे हैं सिर्फ कंपटीशन के लिए।
कई बार सवाल आपसे पूछता है, खासकर जनरल कंपटीशन की चर्चा कर लो, चाहे आप रेट वगैरह की चर्चा कर लीजिए, यहाँ से क्षेत्र मिति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस पे आधारित क्वेश्चन की मैं चर्चा करूँ, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देखिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फंक्शन क्या है, ये किस प्रकार ये काम करता है, और ये आगे मध्य बिंदु प्रमेय वगैरह के लिए भी उपयोगी रहेगा। तो देखिएगा प्रश्न कैसे आएगा। चित्र से बनाता हूँ सीधा भाई मैं आपको, ये देखिए, ये हालांकि आपको चित्र नहीं देगा कंपटीशन में, लगभग वो थ्योरेटिकल बात लिखता है। ये लो, ये पी क्यू आ गया, और ये मान लीजिए इसको 2:3 में बांट रहा है। सवाल इसका किस प्रकार आएगा कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, तथा ये भुजाओं का जो अनुपात है ए पी अनुपात बी पी वो दिया है 2:3। ये सवाल दे दिया आपको, सवाल दिया कि पी क्यू और बी सी जो है, पी क्यू आपने खींचा है वो बी सी के समांतर है, साथ ही ए पी और बी पी का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो पहला क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है, हिंदी में किस प्रकार लिखेगा चलो मैं बताता हूं, आपका वक्त थोड़ा सा खराब होगा, फिर भी चलो मैं बोल देता हूं यहां पे कि कोई त्रिभुज एबीसी है, उसकी भुजा बीसी के समांतर एक रेखा पीक्यू इस प्रकार खींची गई है, जो भुजा एबी को पी पे तथा भुजा एसी को क्यू पे मिलती है। यदि वह भुजा एबी को एपी अनुपात बीपी यानी 2:3 में विभाजित करती है, तो आपको बताना है त्रिभुज एपीक्यू का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब यहां आपके पास ऑप्शन आएगा 4:9, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है आपका 9:4, ऑप्शन सी है 9:25, ऑप्शन डी है 4:25, और ऑप्शन ए, इफ यू कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय गिवन ऑप्शन यू कैन यूज नन ऑफ दीज। ये लो, ये 5 ऑप्शन दे दिए भाई आपको। आपको इस सवाल को देख के बताना था एपीक्यू का क्षेत्रफल है वो एबीसी के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है भाई। ये ऐसे सवाल कंपटीशन लायक सवाल है। अब ये आधारित है किस पे, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय पे। अब कंफ्यूज मत हो, इसको कोई बहुत बड़ा सौदा मत बनाओ कि ये क्या है, बिल्कुल नॉर्मल। अब आते हैं अपन कंपटीशन के तरीके से, बिल्कुल नॉर्मल कैसे पढ़ना है आपको। मैंने आपको बताया कि यदि ऐसी लाइन इसके समांतर खींच दी जाए तो छोटे वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, यही पकड़ना है, यही परीक्षा में आपके पास आने वाले हैं, इसी प्रकार की चीजें। तो देखिएगा ये टुकड़ा 2 है, ये टुकड़ा 3 है, तो मुझे बताओ पूरी साबत इकाई कितनी थी भाई। ये 2 इकाई है, ये 3 इकाई है, तो साबत भुजा को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इकाई। मतलब यदि आप छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज की तुलना करोगे तो छोटे त्रिभुज की भुजा जब 2 इकाई है तो बड़े त्रिभुज की भुजा क्या है, 5 इकाई। तो आपके हाथ क्या लग गया कि ट्रायंगल, पहली बात ए पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल एबीसी के। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये समांतर है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। आपने आधारभूत समानुपातिक प्रमेय पढ़ी है। अच्छा, सिमिलर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात यानी एपी का अनुपात, देखो क्रम से एपी का अनुपात किसके साथ आएगा, एबी के साथ। तो जो एपी की लंबाई है वो और जो एबी की लंबाई है वो लिखी जाएगी। तो एपी की लंबाई तो क्या है, छोटा वाला त्रिभुज तो है 2 इकाई का, तो बड़ा त्रिभुज 3 का नहीं है भाई। 3 का मतलब तो ये टुकड़ा है, क्या ये त्रिभुज का है, नहीं। बड़ा त्रिभुज में तो ये पूरी भुजा है, तो पूरी भुजा की लंबाई होगी आपकी 5, तो 2/5। ये लो भाई 2/5 के ऐसे सिंपल चीजें हैं। 2/5 क्या आ गया, लंबाई का अनुपात आ गया। जब 2/5 आपके पास लंबाई का, अरे बहुत सिंपल है, यानी यूं हंसते खेलते यूं टिक मारते मारते सवाल होंगे। यदि आपने इसको जहन में बैठा लिया तो छोटी सी बात है, छोटे त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप। तो छोटे वाला त्रिभुज था 2, बड़े वाला था 5, लंबाई का अनुपात है 2:5। आपसे किसकी चर्चा करें, क्षेत्रफल की। तो भाई ये होता है लंबाई का अनुपात। ध्यान दीजिए, लंबाई का अनुपात जो है, लंबाई परिमाप माध्यिका उद्दिका सबका अनुपात ये रहेगा 2:5। आपको करना था क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल रहेगा लंबाई के अनुपात का वर्गानुपात, और इसका वर्गानुपात हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और 5 का वर्ग 25। तो आपका आंसर आएगा एपीक्यू अनुपात एबीसी 4:25, ये आंसर आएगा। आप देख पा रहे होंगे जिन्होंने पहले निकाल लिया था किनका सही है किनका गलत है। ध्यान दीजिए, कंफ्यूज करेगा 2:3 को आप सीधा वर्ग करके 4/9 करोगे, जो कि सरासर गलत है भाई। ध्यान से देखिए, इसमें ये पेच है, ये 2 का है, ये 3 का है, तो पूरी भुजा कितने की है, 5 की। बस ये थोड़ा सा था इसमें। तो इस प्रकार इससे रिलेटेड चीजें पूछेंगे। या फिर कई बार क्या दे देगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ लेगा आपसे कि त्रिभुज के चतुर्भुज में क्या अनुपात है। तो ध्यान से देखिएगा, यही मैं आपको बता देता हूं कि त्रिभुज एपीक्यू अनुपात चतुर्भुज दे देगा आपसे, क्या पी क्यू सी बी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा क्या करना है आपको,
करना ऐसा ही है, पहले दोनों त्रिभुजों का छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज का आपको निकाल लेना है। तो अनुपात आया 4:25, मतलब पूरा त्रिभुज कितने का है, 25 का। पूरा त्रिभुज 25 वर्ग इकाई का है, जैसे ये प्लॉट है 25 वर्ग इकाई का, उसमें से छोटा त्रिभुज कितने का है, 4 का। ये आपने निकाला है 4:25 है। भाई ध्यान से समझिए इस चीज को, आपका ये पूरा त्रिभुज था 25 का, इसमें से छोटे वाला है 4 का, तो बताओ शेष कितना रहा, 21। ये यहां से बाकी चला जाएगा, पूरा 25 का, इसमें से 4 का प्लॉट काट दिया, तो ये जो प्लॉट बच गया 21 का बच गया। तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल के साथ पूछता है। ध्यान दीजिए, त्रिभुज कभी भी चतुर्भुज के समरूप नहीं होगा, आपको त्रिभुज और त्रिभुज समरूप देखना है, फिर जो बड़े त्रिभुज में से छोटा त्रिभुज निकाल देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहां से 4:21। किसका, इसके बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो, अन्यथा यदि त्रिभुज का पूछा जाए तो 4:25। उम्मीद है शायद आप इस सवाल को समझ गए होंगे। इस प्रकार आपसे कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं, और ऐसे ही सवाल, ऐसा ही वो आप, मेरे हिसाब से आप लोग स्टडी इस प्रकार करते हो कि गणित में हमारे पास 23-24 नंबर आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे 30 में से। ऐसा स्टडी ना करें, आप इस प्रकार स्टडी करें कि आपका नंबर कटेगा कहाँ से। उन 1-2 सवालों के लिए अपन मेहनत कर रहे हैं, बाकी नॉर्मल सवाल तो सब कर लेंगे। हम उन 1-2 सवालों के लिए मेहनत कर रहे हैं जहां से आपके नंबर कटने के चांसेस हैं, जैसे ट्रायंगल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है, 3D से रिलेटेड कोई आ रहा है, या फिर आपकी शिक्षण विधियों से रिलेटेड कोई चीजें होंगी। बाकी गणित वगैरह ये तो सभी कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, आप 30/30, बिकॉज गणित जो है वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप इसमें 30 में से 30 नंबर खूब आराम से ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं इसमें से 30 नंबर लाना। और भाई यदि इसमें से आप नंबर गंवाते हो तो एक मतलब बहुत ही वो मान लीजिए आपके पास दुख का विषय होगा ये, यदि आप गणित में नंबर कटवाते हो तो। गणित तो एक ऐसा विषय जिसमें आप पूरे में पूरे नंबर लाइए। कोशिश कीजिए उन चीज़ों की सीखने की जो चीज़ें जहाँ से, जैसे अभी आप मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह हल कर रहे होंगे, पुराने पेपर आप हल कर रहे होंगे, तो जिस टॉपिक में आपको समस्या आ रही है उस टॉपिक को आप विशेष फोकस करके पढ़िए। यदि आपको लगता है कि कोई विशेष टॉपिक इस प्रकार का आपका रह रहा है जिसको आपको पढ़ना है, रिवीजन करना बाकी है, तो यदि मुझसे हो पाएगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आएँ और मुझे अवगत कराएं, हम उस टॉपिक पे डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि बजाय यहाँ कुछ रिप्रेजेंट करने के आपकी सफलता ज़्यादा मायने रखती है कि आप लोगों के लिए वो चीज़ें कितनी कारगर हैं। तो अभी हमने पढ़ा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अभी अगली चीज़ हम देखते हैं, इसी से रिलेटेड है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से अगली चीज़ रिलेटेड है, वो है आपका मध्य बिंदु प्रमेय। मैं यही बता देता हूँ, हालांकि मध्य बिंदु से रिलेटेड ही है, वो भी मध्य बिंदु प्रमेय। अब ये मध्य बिंदु वाला क्या सिस्टम है, अभी आपने पढ़ा कि त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दी जाए तो बची हुई दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। या फिर इसका उल्टा, यदि कोई रेखा इस प्रकार जा रही है कि दो त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है तो अवश्य ही वो तीसरी के समांतर होगी, यानी उसका विलोम। तो उसी पे आधारित चीज है मध्य बिंदु प्रमेय। देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। ये कंपटीशन में मैं वो प्रमेय यहाँ हल करा रहा हूँ, या उन प्रमेय के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं जो कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन दे सकती हैं। ये आपका एक ट्राइंगल था, मान लीजिए ट्राइंगल ABC है, ठीक है भाई। अब मध्य बिंदु प्रमेय क्या है, आपको इनके मध्य बिंदु लेने, जैसे मान लीजिए इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु समझ गए होंगे भाई, मैं लिख रहा हूं मैं भी, मध्य बिंदु। तो ये इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु होने का मतलब इनका रेशियो जो है 1:1 है, 1:1, यानी 1:1। यदि ये 2 सेंटीमीटर लंबी थी तो 1-1 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े हो गए, तभी तो मध्य बिंदु होगा भाई। जितना इधर है उतना ही इधर है। तो यदि इसका भी ये मध्य बिंदु है तो ये कितने अनुपात में बटा, 1:1 में। ये भी किस में बटा, 1:1 में। तो समान अनुपात में बांट रहे हैं। और यदि मैं इसको मिला दूं, देखिएगा इसको मिला दिया भाई, यानी ये P था और ये Q था, ये बिंदु की बात है, ये P बिंदु है और ये बिंदु आपका Q बिंदु है। तो PQ जो है वो यहां से क्या निष्कर्ष निकलेगा, PQ BC के समांतर होगी, PQ पैरेलल होगा किसके, BC के। एक तो निष्कर्ष ये निकलेगा, क्यों, क्योंकि मध्य बिंदु थे तो वो समान अनुपात में बांट रहे हैं। और आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम है, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं समान अनुपात में किसी रेखा द्वारा बांटी जा रही हैं तो वह रेखा उस तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी ये दोनों चीजें आपस में क्या है, समांतर है। ये समांतर है तो जाहिर सी बात है वही एंगल बराबर होंगे, ये एंगल बराबर होंगे तो आपको पता है छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। अच्छा, अब की बार आपको ये पैरेलल ये देगा नहीं, समांतर है ना, अब की बार ऐसे कहेगा ये मध्य बिंदु है। तो आपको समझ जाना है कि दोनों भुजाओं के जब मध्य बिंदु को मिलाओगे तो तीसरी भुजा के समांतर होगी।
मध्य बिंदु पर में क्या है कि किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर प्राप्त होने वाला रेखाखंड, ये जो रेखाखंड आप देख रहे हो, जो मैं डार्क कर रहा हूं भाई इसको, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। पहली बात तो ये समांतर क्यों होता है, समान अनुपात में बांटता है, इसलिए समांतर होगा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के द्वारा। अच्छा, अब बात करते हैं हम, समांतर होता है, ठीक है जी, समांतर होता है। अब इसके लंबाइयों का अनुपात क्या है, यानी वही बात आई, यहां से छोटे वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ऐसा होगा। छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप होगा। और लंबाइयों का अनुपात क्या आएगा, देखिएगा, ये टुकड़ा एक इकाई का, ये टुकड़ा एक इकाई का, तो ये पूरा टुकड़ा हो गया आपका 2 इकाई का, यानी ए बी जो है वो 2 इकाई है। तो ए पी, ये ए रहा, ये आपका पी रहा, पी जान रहे हो ना, ए पी, ये यहाँ है भाई, पी मध्य बिंदु है किसका, ए बी का। तो ए पी जो है वो 1 इकाई है, तो ए बी आपका 2 इकाई है। तो क्या करना था आपको, ये सिमिलर होंगे तो ए पी का अनुपात लेना है किसके साथ, ए बी के साथ, जो कि क्या आ गया 1:2। मतलब छोटे वाले त्रिभुज की समस्त लंबाइयां 1 इकाई से इंडिकेट की जाएंगी, तो बड़े वाले त्रिभुज की समस्त इकाइयां 2 इकाई से, यानी 1:2 में लिखा जाएगा। तो सुनना, जे यदि 1 से इंडिकेट किया जाता है तो ये किससे इंडिकेट किया जाएगा, 2 से। अब यहां से बनते हैं कंपटीशन वाले सवाल, कैसे बनते हैं, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो प्राप्त रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। एक शब्द और जोड़ दिया मैंने, आधा होता है। ये कहां से लाया मैं, भुजाओं की लंबाई के आधार पे हमने यहां से प्राप्त करा है कि ये जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा, ये इसका आधा है। और परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है कई बार बेधड़क, देखिएगा ये लिखता है ये 10 सेंटीमीटर है और ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट एमपी मिड पॉइंट है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, सीधा सिंपल सवाल पूछता है छोटे छोटे कंपटीशन में, यहीं से कंपटीशन में सवाल पूछे थे। अब यहां सूत्र लिए घूमते हो, आपकी कौन से सूत्र से क्या होगा, कुछ नहीं है भाई। ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होगा। यानी 2 इकाई जब रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, तो ये 1 इकाई होता है, यानी कितना हो जाएगा 5। तो आप यदि वीडियो देख रहे हो साथ साथ आप लिख रहे हो, तो मैं आपको नोट करवा दूं यहीं पे कि ये परमेय क्या थी, मैं बोल के बता देता हूं आपको। परमेय ये थी, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर एवं उसका आधा होता है। तो ये तो था आपका परमेय। चलो ठीक है, ये तो लंबाई की बात आ गई। अब हम आगे बात करते हैं, क्षेत्रफलों की बात करते हैं। क्षेत्रफलों का क्या सिस्टम है, ये कई बार एसएससी द्वारा तो बहुत बार पूछा जाने वाला है, एक तरह से फेवरेट क्वेश्चन की श्रेणी में हम इसको डाल सकते हैं, यदि ये ज्योमेट्री से और मेंसुरेशन से रिलेटेड फेवरेट क्वेश्चन है भाई। ये कैसे है फेवरेट क्वेश्चन, देखिएगा, यहां से आपने देखा ट्राइंगल एपीक्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी, देन यू कैन फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर साइड्स इज इक्वल टू 1:2 एंड यू कैन गेट द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू 1:4। यानी क्या करा आपने, सिमिलर है, ठीक है, भुजा का अनुपात आया 1:2, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आएगा 1:4, यानी छोटे वाला त्रिभुज 1 का है तो बड़े वाला त्रिभुज 4 का है। अच्छा, बड़े वाला त्रिभुज 4 का है, मतलब यहां से दोबारा समझा देता हूं, यदि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 इकाई को इंडिकेट करता है, 4 इकाई को। अच्छा, इस चीज को समझाने के लिए मैं छोटा सा व्यवहारिक एग्जाम्पल अक्सर देता रहता हूं क्लास में, मैं आपको बताऊं क्या है। समोसा लिया है आपने कभी, जैसे समोसा फेवरेट होगा आप लोगों का, कईयों का, समोसा तो खाते होंगे आप। तो समोसा 3D होता है वैसे, तो हम उसको एक ट्रायंगल के तौर पे देखें, सपोज दैट ये समोसा है, ठीक है। अब वहाँ जैसे दो बंदों के बीच में डिवाइड करना है समोसे को। अब समोसे को डिवाइड ऐसे कर रहे हैं भाई, देखना, ऐसे डिवाइड कर रहा है, एक तेज है मान लीजिए, तो क्या करेगा, इसके मध्य बिंदु ले ली इधर से, इस साइड की, और इस साइड के मध्य बिंदु ले ली और ऐसे काट लिया, ये लो, बोलो ये ले लो, आधा आधा कर दिया ना, ये ले लो। अब जिसने लिया है उसको तो एक चोंच सी ये हाथ लगी, एक ये किनारा किनारा, अब पीछे क्या आधा बच गया, देखने में तो आपने आधा तोड़ दिया, भुजाओं की लंबाई को क्या कर दिया, आधा आधा, 2 भुजाओं को कर दिया, तीसरी को छोड़ दिया। तो आपने क्या करा है, मान लीजिए एक समोसा था, उसके मध्य बिंदुओं को लेके ऊपर ऊपर का हटा लिया और कह रहे हो आधा है, क्या ये आधा होगा, नहीं, ये क्या आएगा 1:4। कैसे, यदि ये पूरा समोसा 4 इकाई को इंडिकेट कर रहा है तो इसका मध्य बिंदु और इसके मध्य बिंदु और यहां से कट करने पे जो प्राप्त टुकड़ा वो किसको इंडिकेट करेगा, 1 इकाई को।
अभी हमने देखा ये एक इकाई को इंडिकेट करेगा, पूरा 4 को करता है। तो जो पीछे बच गया वो उसका 3 गुना बच गया भाई, यानी ये जो चतुर्भुज रूप बचेगा पीछे वो कितना बच गया 3। तो ध्यान दीजिए समोसे को कभी भी आप इस रूप से डिवाइड ना करें, अलग तरीके से डिवाइड करें। और ये परमेय आपको याद रह जाएगी। परमेय क्या थी? किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो तीसरी भुजा के समांतर है, उसका आधा होता है। और प्राप्त त्रिभुज 1/4 प्राप्त होता है समस्त त्रिभुज का। समस्त त्रिभुज का 1/4 मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि ये समोसे वाली घटना से आपको याद रहेगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है, और यदि नहीं भी रहे तो देखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा। परमेय जो आप पढ़ रहे थे कंपटीशन में कैसे पूछा गया है बार बार आपसे, फेवरेट क्वेश्चन के बारे में मैंने इसको बोला है। तो क्यों है ये आपका फेवरेट एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन? देखिएगा ये ABC था, ये PQ हमने लिया था। मैं कह रहा हूँ यदि ये मध्य बिंदु हैं, यानी ये टुकड़ा इसके बराबर है, ये टुकड़ा इसके बराबर है, तो ये मध्य बिंदु हो गए। मध्य बिंदु हो गए तो PQ पैरेलल है BC के, ठीक है। छोटे वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, ठीक है। ये 1 को इंडिकेट करेगा तो ये लंबाई में 2 को इंडिकेट करेगा। तो छोटे त्रिभुज का परिमाप बड़े त्रिभुज के परिमाप का आधा होता है। क्यों? कि भुजा की लंबाई का अनुपात ही परिमाप का अनुपात होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज APQ का परिमाप बराबर हाफ ऑफ त्रिभुज ABC का परिमाप, यानी परिमाप तो क्या होगा? आधा, भुजाओं की लंबाई के आधार पे। लेकिन हम बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल में क्या होगा? त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल जो होगा बराबर 1/4 होता है, 4 में से 1/4, ये चौथा हिस्सा ही आएगा, 3 हिस्से यहां बचेंगे। 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब ये बन गए आपके कंपटीशन वाले सवाल। कैसे बन गए भाई कंपटीशन वाले सवाल? वो ऐसे कहेगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 40 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ABC 40 है तो ये कितना होगा छोटे वाला, यदि इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए। आपके जहन में आएगा यदि मध्य बिंदु को मिला दिया जाए मतलब आधा हो जाएगा। नहीं भाई, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से छोटा त्रिभुज बनाओगे तो 1/4 होगा, यानी पूरा 4 है तो ये कितना रहेगा 1, तो पीछे कितना बचेगा 3। तो त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल होगा 1/4, यानी 1/4 ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अच्छा, SSC ने एक बार ऐसे पूछा था कि किसी त्रिभुज, मैं हिंदी में बोल के बताता हूं, सवाल आया था किसी त्रिभुज ABC की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो शेष बचे, यानी ये मध्य बिंदु को मिला दिया तो यहां प्राप्त होने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये चतुर्भुज बन गया भाई PQCB, प्राप्त होने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये कितना प्रतिशत है, ये कितना प्रतिशत है। यानी सवाल वो समोसे वाली बात आ गई आपकी कि यदि आप इसको ऐसे काट रहे हो ऐसे मिड पॉइंट से तो ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट। तो ध्यान रखिएगा ऊपर आता है 25%, ये सिर्फ 25% होता है। होने को ये मध्य बिंदु होते हैं, परिमाप इनका 50% होता है, लेकिन एरिया ये 25% को कवर करेगा तो ये 75% को कवर करेगा। सीधा जीके की तरह याद रखना, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो त्रिभुज की कंडीशन कुछ इस प्रकार होगी, एक तो त्रिभुज दिखाई देगा, एक चतुर्भुज दिखाई देगा। तो त्रिभुज कवर करेगा 25% को, यानी 1 इकाई को, और चतुर्भुज कवर करेगा 3 इकाई को, यानी संपूर्ण 4 इकाई है। इसका मतलब 25% ये है और 75% ये है। तो ये छोटी छोटी चीजें कंपटीशन में पूछी जाती हैं, देख लीजिएगा, इनको नोट कर लीजिए भाई आप। इसको छोटे छोटे सवाल आएंगे ऐसे हिंदी में, जैसे मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, और फिलहाल मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन वगैरह करा रहा हूँ, डेस्क्रिप्टिव हम चल रहे हैं। जो ही इसका नॉलेज आपको आने लगेगा, यानी पूरे वीडियो हमारे ये कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद हम इसकी प्रश्नोत्तरी टाइप यानी फटाफट क्वेश्चन लेके आएंगे। अब उस क्वेश्चन हल कराते टाइम पे आपके जहन में ये सीधा आ जाना चाहिए, जैसे हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो प्राप्त होने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो जब तक आपका प्रश्न कंप्लीट हो उससे पहले तो आपके माइंड में, दिमाग में एक आ जाना चाहिए कि भाई 75% होता है। समझ पा रहे होंगे, इसलिए हम सिर्फ यहाँ चर्चा कर रहे हैं, रिवीजन आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन टाइप मान लीजिए, ऐसा हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए इससे आगे चलते हैं। मध्य बिंदु में अभी तो हमने मिलाया था 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को। अब इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं, तो देखिए आगे क्या होता है। मध्य बिंदु परमेय का एक फैक्ट और पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ट्राइंगल है आपका, ये समस्त कंपटीशन के लिए उपयोगी है भाई, जरूरी नहीं कि रीट में ही पूछी जाती हैं ये चीजें। जहां जहां ज्योमेट्री से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं तो कुछ इन्हीं प्रकार के फैक्ट पे आधारित सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे 2 भुजाओं के मध्य बिंदु, अभी हम देख रहे हैं ये कंडीशन देखिएगा, ये लो, ये भी हमने पढ़ा।
ये 1 था, ये 3 था। यदि हम इसको मिला दें तो ये 1 है, ये भी 1 है, ये 2 रह गया पीछे। इसी प्रकार देखिएगा ये लो, ये यहां से फैक्ट त्रिभुज ABC PQR, ये है भाई आपका त्रिभुज ABC में PQR मध्य बिंदु हैं। मैं पूरा नहीं लिखूं, किस किस के आपको चित्र में दिख रहा है, PQR मध्य बिंदु हैं। देखिएगा PQR मध्य बिंदु तीनों भुजाओं के दिख रहा है। P किसका है, Q किसका है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना। यदि आप समझ रहे हो तो इसी से समझ जाओगे, क्योंकि अपन डिस्क्रिप्टिव तो कोई नोट लिख नहीं रहे यहाँ पे। अब यहाँ फंक्शन क्या होगा, आपको दिख रहा होगा, वही बात आ गई कि त्रिभुज था, उसकी अब पहले हम 2 भुजाओं को ले रहे थे, अब की बार तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को लिया और उनको आपस में मिला दिया। तो इस प्रकार की जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिए, मैं सीधा लिख देता हूं 1 1 1 1। इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको इसको सॉर्ट आउट करके बताऊं। यदि आप फास्टली समझते हो तो मैं मात्र 5 सेकंड में बता रहा हूं। इफ द साइड इज इक्वल टू x, दिस इज इक्वल y एंड दिस इज इक्वल टू z, यू कैन फाइंड z/2 z/2 x/2 x/2 y/2 y/2। ठीक है, क्या करा मैंने, x y z यदि इसकी तीनों भुजाएं हैं तो इसका मध्य बिंदु होगा तो आधा आधा हो गया। ठीक है भाई, अब ये z था तो ये भी z/2, ये x था तो ये x/2, इसके सामने तीसरी भुजा का समांतर और उसका आधा, ये y था तो ये y/2। अब आपको प्रत्येक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, x/2 y/2 z/2 x/2 सॉरी y/2 z/2 x/2 y/2 z/2, यानी हर एक ट्रायंगल की भुजा सेम है। यानी तीनों त्रिभुज सॉरी 4 त्रिभुज जो बने उनकी तीनों भुजाएं सबकी समान हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ एक नई कहानी निकल के आएगी। ये बस इतनी देर में हो गया प्रूव। यदि जो बच्चे समझने वाले थे वो समझ गए होंगे, बाकी आपको इससे कुछ नहीं करना, क्योंकि प्रूव तो आपसे करवाएगा नहीं। आपको इससे निकले नतीजे ध्यान रखना है कि ऐसा करने से क्या होता है, बस इतना याद रखो। आप तो करना नहीं, आपको ऐसा करने से होता क्या है। देखिएगा, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को हमने मिला दिया। ये लो जी, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया। ठीक है, अब हमारे पास जो मूल त्रिभुज था वो 4 छोटे छोटे त्रिभुजों में विभक्त हो रहा है। तो यहां से फैक्ट देखिएगा, ऐसा करने से मूल त्रिभुज जो था वो 4 छोटे छोटे त्रिभुजों में विभक्त होता है। 4 छोटे त्रिभुज में विभक्त हो गया। ठीक है भाई, मूल त्रिभुज था, उसके 4 टुकड़े हो गए। अब कंपटीशन की दृष्टि से ठीक है, 4 टुकड़े हो गए तो क्या ही बात हुई है। तो यहां से देखना हुआ क्या है, PQR इसके मध्य बिंदु थे। पहला फैक्ट, चारों सर्वांग सम है। चारों सर्वांग सम हैं। क्यों है, मैं अभी आपको बताया था, x/2 y/2 z/2 करके। यदि किसी फैक्ट क्या निकला, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो जो त्रिभुज के 4 टुकड़े होंगे त्रिभुजाकार ही प्राप्त होंगे, यानी चारों त्रिभुज, ये चारों के चारों सर्वांग सम हैं। तो जाहिर सी बात है, सर्वांग सम है तो इनके परिमाप भी आपस में बराबर है, इनके क्षेत्रफल भी बराबर है। तो यहां देखिएगा, प्रत्येक का परिमाप, हर एक का परिमाप क्या होगा, हाफ ऑफ त्रिभुज ABC का परिमाप, तीनों भुजाओं का जोड़, त्रिभुज ABC का परिमाप का आधा। ध्यान दीजिए, प्रत्येक का क्षेत्रफल, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, प्रत्येक का क्षेत्रफल। प्रत्येक के क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होगा 1/4। कैसे, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो 4 का यदि है तो सबके एक एक टुकड़े हो गए भाई। 1/4 गुणा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये लो। ऐसा आएगा कंपटीशन में सवाल कि किसी त्रिभुज, ये बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है। सवाल आया, ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल है 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 240 है, इसकी तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये कितने का होगा, ऐसे पूछेगा। ऐसे सवाल कैसे पूछेगा, समझ गए होंगे। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 240 स्क्वायर सेंटीमीटर है, यदि उसकी तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो प्राप्त होने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, यदि तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को आप मिला दोगे तो त्रिभुज के 4 बराबर टुकड़े हो जाएंगे और चारों टुकड़े सर्वांग सम होंगे। खासकर L2 वगैरह जहां थ्योरेटिकल सवाल पूछे जाते हैं वो तो पक्का गांठ बांध लें। यहां से पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, और वहां कहेगा किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त होने वाले चारों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो आपको बताना है, हाँ सर्वांग सम होते हैं। क्यों होते हैं सर्वांग सम, क्योंकि ट्रिपल एस के नियम से। कौन से नियम से होते हैं ये भी याद रखिएगा आप, यहाँ ट्रिपल एस का नियम लगता है। ट्रिपल एस का कैसे लगता है,
ये बराबर है तीनों टुकड़े, फिर ये बराबर है, ये टुकड़ा बराबर है। अब देख लीजिएगा आप ट्रिपल एस के नियम से, यानी सभी की भुजाएं सेम है, भुजाएं सेम है इसीलिए इनका परिमाप सेम आ रहा है भाई। तो सबका परिमाप सेम होता है चारों का, क्योंकि सर्वांग सम है तो सारी चीज़ें सेम होंगी। इसका हर एक का निकालोगे तो परिमाप हो जाएगा आधा। जैसे मूल त्रिभुज का परिमाप 50 है तो इसका परिमाप 25 हो जाएगा। और क्षेत्रफल होगा चौथा हिस्सा। जैसे मैंने क्वेश्चन कर दिया यहाँ पे कि कोई त्रिभुज था, उसकी तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को प्राप्त होने से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि मूल त्रिभुज 240 का है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये तो दो छोटी छोटी चीज़ें थी कि अभी आपने पढ़ा है, एक तो आधारभूत समानुपातिक पर में पढ़ा आपने, एक पढ़ा है मध्य बिंदु पर में। मध्य बिंदु पर में से पहले आपने छोटी छोटी वो चीज़ें देखी थी कि दो भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो वो तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। तो इस प्रकार ये जो फैक्ट जो आप देख रहे हो यहाँ पे, मैं डिस्क्रिप्टिव आपको इन फैक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ भाई। ये फैक्ट या तो आपको सीधे ऐसे कैसे लिखे मिलेंगे या फिर इन पे आधारित, इन पे एप्लीकेशन यानी इनके जो तौर तरीके हैं इन पे आधारित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जैसे ये क्षेत्रफल देना, क्षेत्रफल पूछना, परिमाप बड़े वाले का देके छोटे वाले का, छोटे वाले का देके बड़े वाले का पूछना। तो ये थे आपके पास त्रिभुज से जुड़ी हुई कुछ एक दो महत्वपूर्ण बातें। कुछ एक बातें और भी आपके पास इसमें बची हैं, बहुत सी बातें हैं त्रिभुज से रिलेटेड, हालांकि त्रिभुज खूब लंबा टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड और बातें जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में उससे हम डिस्कस करेंगे कि एंगल्स के बारे में, छोटे छोटे फैक्ट्स जो हैं ट्रायंगल से रिलेटेड, उन सब का एक अगला वीडियो जिसमें अपन यूँ पढ़ेंगे रिवीजन ऑफ ट्रायंगल कह सकते हैं उसको, कि त्रिभुज की जो भी छोटी मोटी सारी बातें हैं उनको अपन एक साथ उस वीडियो में देखेंगे। और आशा करता हूँ ये जो वीडियो है ये आपके लिए कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। यदि आपको इससे रिलेटेड किसी प्रकार के कोई सवाल या किसी कंटेंट को लेकर कोई समस्या है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आके अवगत कराएं। थैंक यू।